हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की साइंस कंप्लीट कर रहे थे। पेपर सेकंड में सीटेट के पेपर सेकंड में अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो मैंने आपको कहा था कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुकें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम क्लास 6 और 7 की बुक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का टॉपिक है अध्याय 5, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनोन्मूलन मतलब वन का विनाश करना, वनों को समाप्त करना, और जो उससे भूमि प्राप्त हो उसका अन्य कार्यों में उसका उपयोग करना। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। देखिए, दावानल जो होती है वो जंगलों में लगने वाली आग होती है। अगर जंगलों में आग लग जाएगी तो उससे वन तो नष्ट होंगे ही, साथ ही में अगर सूखा पड़ जाएगा तो उससे भी वन नष्ट होंगे। तो ये दोनों देखिए वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। वनोन्मूलन के परिणाम, इसके परिणाम क्या होंगे? अगर वनों का उन्मूलन कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिससे सभी को परेशानी होगी, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ने से और वर्षा दर में कमी आती है, जिससे सूखा पड़ता है। तो देखिए, अगर पृथ्वी में ताप बढ़ेगा तो उससे जो वर्षा चक्र है, टाइम से वर्षा जो होती है हमारे यहाँ पे, तो वर्षा में भी कमी आएगी, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो वर्षा में कमी तो आएगी ही, और वर्षा में कमी आएगी तो सूखा पड़ेगा, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होंगी। नेक्स्ट है, देखिए, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। मृदा में भी देखिए असर डालता है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बाढ़ आती है। ये कुछ देखिए वनोन्मूलन के परिणाम थे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वनोन्मूलन से। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होता है। मरुस्थलीय, वृक्ष की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। इससे मृदा के ऊपरी परत हटने से चट्टानें दिखने लगती हैं। मृदा में ह्यूमस और उर्वरता की कमी होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तन हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो देखिए, ये सारी आपकी हानियां हो गई। अगर वनोन्मूलन, वनों का विनाश किया जाएगा तो बहुत सारी हानियां होंगी उससे। नेक्स्ट है जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जहाँ पर भी हम आप रहते हैं, ये जीवन यापन करने ही योग्य जगह है, और इसी को कहते हैं जैवमंडल। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो देखिए, जैवमंडल में विभिन्न प्रकार की जनजातियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। आपके पक्षी हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, कितनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, और उन्हीं के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है, पर्यावरण से उनका संबंध होता है, वही क्या हो जाता है? जैव विविधता। नेक्स्ट है वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। तो देखिए, वनस्पति जात मतलब वनस्पतियों के लिए, साथ ही में विभिन्न प्राणियों के लिए, उनके लिए संरक्षण के कुछ आवास उनके लिए चिन्हित किए गए हैं, जैसे अभ्यारण्य हो गया, आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए। तो यहाँ पर जीव जंतु जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, संरक्षित और सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है अभ्यारण्य। देखिए, एक एक करके यहाँ पर परिभाषित किया गया है कि अभ्यारण्य क्या है। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, मतलब कोई भी विक्षोभ नहीं होता और वो सभी से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गए? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है कि वह आरक्षित क्षेत्र तो होता है, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जो
आपके जीव जंतु होंगे वो स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वहाँ का उपयोग कर सकते हैं, जो घास फूस हो, चारा वारा हो, खा सकते हैं। लेकिन अभयारण्य में होता है किसी भी प्रकार के विक्षोभ से वो सुरक्षित रहते हैं, एकदम उनको सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है ये। इसी के बारे में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य होते हैं। तो देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपके समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, वन्य जीवन पौधे एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के जो आदिवासी होंगे, मतलब वहाँ पर के जो आदिवासी होंगे उनका पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु को प्राणी जात कहलाते हैं। पेड़ पौधे देखिए वनस्पति जात पेड़ पौधे से संबंधित है और जीव जंतु जो होते हैं प्राणी जात से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखिए साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न इत्यादि वनस्पति जात पौधों के उदाहरण है। चिंकार, नीलगाय, बर्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि प्राणी जात जीव के उदाहरण होते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज प्रजाति, पौधे एवं जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। समझ में आ गया होगा देखिए कि चाहे पौधे की प्रजाति हो चाहे जंतु की प्रजाति हो, ऐसी प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाए वो आपकी हो जाती है विशेष क्षेत्र स्पीसीज प्रजाति। किसी विशेष प्रकार के पौधों या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के वृक्ष विशेष क्षेत्रीय वनस्पति हैं। देखिए एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन से वृक्ष हैं, देखिए साल और जंगली आम के वृक्ष हैं जो विशेष क्षेत्रीय हैं, मतलब सिर्फ वहीं पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। वन्य जीव जंतु जो होते हैं उनके बारे में देखिए कहा गया है कि सुरक्षित और संरक्षित रहें। संकटापन्न जंतु, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। तो देखिए जो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं वो विलुप्त जंतु कहलाते हैं और संकटापन्न आपके वो कहलाते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। नेक्स्ट है कुछ संकटापन्न वन्य जंतुओं के उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद रखिएगा। काला हिरन आपका हो गया, श्वेत आंखों वाले हिरन, बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गैंडा, ये सभी संकटापन्न जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक में या रेड डाटा बुक में रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है कि संकटापन्न जीवों का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। और पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए सभी के लिए देखिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान, वह है यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वह भी वनस्पति जात, विभिन्न वनस्पतियों, प्राणी जात, दृश्य भूमि, जो ऐतिहासिक वस्तुएं होती हैं उनका संरक्षण करते हैं। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वोत्तम किस्म के सागौन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना सरकार ने लागू की। इसका उद्देश्य बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। याद रखिएगा, देखिए बाघों के संरक्षण हेतु कौन सी योजना लागू की गई, तो एक तो प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरी बाघ परियोजना। किस क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्मजीव अजैय घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए किसी क्षेत्र में आने वाले सभी पेड़ पौधे हो गए, प्राणी हो गए, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, अजैव घटक जैसे भूमि, नदी, मिट्टी, डेल्टा, जल, ये सभी संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रवास। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज मतलब जाति का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। तो देखिए समझ नहीं आया हो तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि प्रवास होता क्या है। कोई भी जाति अगर अपने आवास से किसी दूसरे के आवास में किसी विशेष अवधि में, विशेष टाइम में, मतलब कुछ टाइम के लिए किसी दूसरे के आवास में जाए, विशेषकर प्रजनन हेतु जब जाए तो वही क्या होता है, प्रवास। ऐसे पक्षी जोड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से प्रवास परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं।
पुनर्वन रोपण, काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना पुनर्वन रोपण कहलाता है, याद रखिएगा। भारत में विश्व की संकटापन स्पीसीज की संख्या 172 है, जो विश्व की संकटापन स्पीसीज का 29% है। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 6वां स्थान है। विश्व में जंगली बाघों की आधी से अधिक संख्या भारत में पाई जाती है। इस प्रकार 65% एशियन हाथी, 85% एक सींग वाले गैंडे और 100% एशियन शेर भारत में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।